नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम यूरोप की प्राचीन कला यानी यूरोप की प्राचीन कला और यूरोप की आधुनिक कला के बारे में हम देखने जा रहे हैं। यानी यूरोप की प्राचीन कला के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरोप की प्राचीन कला में कौन कौन से समय रहे थे या कौन कौन से देशों में कहाँ कहाँ पर कलाएं पनपी थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि यूरोप में जो आधुनिक कला है वहां कौन कौन से देशों में आधुनिक कला पनपी, कौन सा स्थान है वो आधुनिक कला का जनक रहा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यानी हम इसे पार्ट नंबर 2 में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में हम यूरोप की प्राचीन कला को के वाद या जो समय है उनको देखेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम यूरोप की आधुनिक कला वाद या समय को देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से नेट में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो यूरोप की प्राचीन कला से और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है यूरोप की आधुनिक कला से। यहां पूछे जाते हैं काल बोलो या फिर समय, यानी यहाँ का समयवाद या काल को पूछा जाता है क्रमानुसार। किसके अनुसार पूछा जाता है? क्रमानुसार। यानी 5-7 काल या वादों के या सभ्यताओं के नाम देकर के पूछेगा कि इनको समय के अनुसार क्रम से जमाओ। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से वाद हैं। हम इन्हें वाद भी कह सकते हैं, हम इसे काल भी कह सकते हैं, हम इसे समय भी कह सकते हैं, हम इसे सभ्यता भी कह सकते हैं और हम इसे समय भी कह सकते हैं। यानी समय या समयानुसार हम इनको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखेंगे किसको? सबसे पहले नंबर आता है प्राग ऐतिहासिक काल का। किसका आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका समय माना जाता है 50,000 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो हम देखेंगे मिस्र की कला। मिस्र की कला में हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो मिस्र की कला के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। मिस्र की कला के बाद नंबर आता है मेसोपोटामिया की कला। कौन सी कला का? मेसोपोटामिया की कला। यानी मेसोपोटामिया की कला के बारे में हमें पढ़ेंगे। और मेसोपोटामिया की कला, ध्यान रखना, ये वर्तमान में इराक में है। मेसोपोटामिया वर्तमान में कहां है? वर्तमान में इराक में है। यहां की जो कला है इसका समय 4000 से लेकर के 1000 माना जाता है और वो भी कौन सा? ईसा पूर्व का। इसके बाद हम मेसोपोटामिया की कला के बाद हम पढ़ेंगे क्रीट माइसीनिया। यानी कौन सी कला के बारे में पढ़ेंगे? क्रीट माइसीनिया। यानी क्रीट माइसीनिया की कला के बारे में पढ़ेंगे। क्रीट माइसीनिया की कला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिककालीन कला को, फिर मिस्र की कला, फिर मेसोपोटामिया की कला का नंबर आता है, फिर क्रीट माइसीनिया की कला का नंबर आता है और इसके बाद नंबर आता है ग्रीक बोलो या फिर हम हिंदी में इसे यूनान बोल सकते हैं। यानी ग्रीक कला या यूनान की कला का क्या आता है? नंबर। यानी ग्रीक कला या यूनान की कला का आता है नंबर। अब ग्रीक कला के अंदर हम ग्रीक कला को 4 अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ग्रीक की सबसे पहली कला को हम पढ़ेंगे आरंभिक, यानी आरंभिक कला के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रीक कला में आरंभिक कला। और आरंभिक कला का हम समय मानते हैं 1500 से लेकर के 480 ईसा पूर्व। यानी 400
480 ईसा पूर्व, यानी 1500 से लेकर के 480 ईसा पूर्व तक का समय किसका माना जाता है? आरंभिक ग्रीक कला का माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शास्त्रीय कला। कौन सी कला को पढ़ेंगे? शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम शास्त्रीय ग्रीक कला भी कह सकते हैं। इसका समय माना जाता है 480 से लेकर के 450 ईसा पूर्व। और शास्त्रीय कला के बाद हम पढ़ेंगे उच्च शास्त्रीय कला, यानी उच्च शास्त्रीय कला, यानी उच्च शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम 450 से लेकर के 350 ईसा पूर्व के मध्य मान सकते हैं। इसके बाद उच्च शास्त्रीय कला के बाद हम अगली कला पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हेलेनिस्टिक, यानी हेलेनिस्टिक कला के बारे में पढ़ेंगे। और हेलेनिस्टिक कला है, इसका समय हम 330 से लेकर के 31 ईसा पूर्व का समय मानते हैं। तो ग्रीक कला में हम कौन कौन सी 4 कलाओं को पढ़ेंगे? आरंभिक कला, शास्त्रीय कला, उच्च शास्त्रीय कला और हेलेनिस्टिक कला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम ग्रीक कला के कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली कला, ग्रीक कला के कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली कला है जिसका नाम है इट्रस्कन कला। इट्रस्कन कला, कौन सी कला? इट्रस्कन कला। इट्रस्कन कला का समय माना जाता है 8वीं से लेकर के 4वीं सदी, 8वीं से लेकर के, यानी 8वीं से लेकर के 4थी सदी, और वो भी किसकी? ईसा पूर्व की, यानी ईसा पूर्व की 8वीं सदी से लेकर के 4थी सदी तक का समय कौन सी कला का माना जाता है? इट्रस्कन कला का माना जाता है। इट्रस्कन कला के बाद हम जो अगली कला के बारे में पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं रोमन कला। किस कला के बारे में पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे रोमन कला के बारे में। और रोमन कला का समय मानते हैं हम 2री सदी, यानी 2री सदी का समय किस कला का माना जाता है? रोमन कला का माना जाता है। और रोमन कला के बाद हमारी अगली कला आएगी, उसका नाम है ईसाई कला। रोमन कला के बाद हम जो अगली कला के बारे में पढ़ेंगे उस कला का नाम है ईसाई कला। और ईसाई कला का समय 330 ईस्वी से शुरू होता है, यानी 330 ईस्वी से शुरू होता है। और ईसाई कला के अंतर्गत हम सबसे पहली कला पढ़ेंगे 1 नंबर, इसका नाम है बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला, यानी बाइजेंटाइन कला के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइजेंटाइन कला का समय माना जाता है 330 से लेकर के 350 ईस्वी तक का। दूसरी ईसाई कला के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमनेस्क कला। कौन सी कला? रोमनेस्क कला, यानी जो दूसरी ईसाई कला है उसका नाम है रोमनेस्क कला। और रोमनेस्क कला का समय माना जाता है 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी। 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी कौन सी कला का माना जाता है? रोमनेस्क कला का समय माना जाता है। और तीसरी कला हम पढ़ेंगे वो है गोथिक कला, यानी ईसाई कला में हम जो तीसरी कला पढ़ेंगे वो कला पढ़ेंगे गोथिक कला। कौन सी कला पढ़ेंगे? गोथिक कला। और गोथिक कला का समय माना जाता है 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी। 12वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी का समय कौन सी कला का माना जाता है? गोथिक कला का माना जाता है। इसके बाद हम रोमनेस्क कला और यानी रोमन कला के बाद ईसाई कला। ईसाई कला में हम बाइजेंटाइन, रोमनेस्क और गोथिक कला के बारे में पढ़ेंगे। इन सब कलाओं के बारे में पढ़ने के बाद हम जो अगली कला पढ़ेंगे उसका नाम है पुनर्जागरण कला। पुनर्जागरण कला, या फिर हमें इसे पुनरुत्थान यानी पुनरुत्थान कला भी कह सकते हैं। पुनर्जागरण कला या पुनरुत्थान कला, जिसका हमें इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेनेसेंस आर्ट।
यानी पुनर्जागरण या पुनरुत्थान कला। इसका समय माना जाता है 1350 से लेकर के 1530 ईस्वी। 1350 से लेकर के 1530 ईस्वी का समय कौन सी कला का माना जाता है? यह माना जाता है अपनी पुनर्जागरण कला का समय माना जाता है। पुनर्जागरण कला के बाद हम पढ़ेंगे चरम पुनरुत्थान। चरम पुनर्जागरण बोलो या फिर चरम पुनरुत्थान बोलो। चरम पुनर्जागरण के बाद यानी चरम जो पुनर्जागरण है उसके बाद हम पढ़ेंगे चरम पुनर्जागरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई रेनेसेंस, यानी हाई रेनेसेंस कहा जाता है। इसका समय माना जाता है 1500 से लेकर के 1530 ईस्वी, यानी 1500 से लेकर के 1530 ईस्वी का समय किसका माना जाता है? यह माना जाता है अपना हाई रेनेसेंस का, यानी चरम पुनरुत्थान काल का। चरम पुनरुत्थान काल के बाद हम जो अगली कला पढ़ेंगे उसे कहते हैं रीतिवाद। क्या कहते हैं? रीतिवाद। रीतिवाद के बाद यानी रीतिवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं मैनरिज्म। रीतिवाद को इंग्लिश में हम कहते हैं कौन सी कला? मैनरिज्म आर्ट। और मैनरिज्म आर्ट का समय माना जाता है 1520 से लेकर के 1560 ईस्वी तक का समय माना जाता है। यानी रीतिवाद का समय 1520 से लेकर के 1560 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला है वो है ब्रोक। अगली जो कला है हमारी, उस कला का नाम है ब्रोक कला। कौन सी कला? ब्रोक कला। ब्रोक कला का समय हम मानते हैं 1600 से लेकर के 1800 ईस्वी। और ब्रोक कला के बाद हमारी जो कला है उस कला का नाम है रोकोको। यानी कौन सी शैली? रोकोको शैली बोलो या फिर रोकोको कला बोलो, यानी रोकोको। क्या नाम है इसका? रोकोको शैली या रोकोको स्टाइल या रोकोको कला। इसका समय भी माना जाता है 1600 से लेकर के 1800 ईस्वी। तो इसी के साथ हमने यूरोप की जो प्राचीन कला है, यूरोप की प्राचीन कला वो ऑलमोस्ट रोकोको कला तक ही मानी जाती है। तो यहां तक की कला के बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय है 50,000 से 3,000 ईसा पूर्व। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। फिर नंबर आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे क्रीट माइसीनिया की सभ्यता। क्रीट माइसीनिया की सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे ग्रीक या यूनान की कला। यूनान की कला के बारे में, और यूनान की कला में हम सबसे पहले आरंभिक कला के बारे में पढ़ेंगे, फिर शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ेंगे, फिर उच्च शास्त्रीय कला के बारे में पढ़ते हुए हम लास्ट में पढ़ेंगे हेलेनिस्टिक कला के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इट्रस्कन कला। यानी इट्रस्कन कला है जो लगभग चली तो ग्रीक कला, ये लगभग ग्रीक कला या ग्रीक आर्ट के पैरेलल ही थी, लेकिन इसकी शुरुआत है जो 8वीं शताब्दी में हुई थी और समाप्त ये 4वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व की थी वहां पर ये समाप्त हो गई थी। इसलिए इट्रस्कन कला को हम ग्रीक कला के बाद में पढ़ते हैं। इट्रस्कन कला के बाद हमारी अगली कला हम पढ़ने वाले हैं रोमन कला, जिसका शुरुआत या जिसकी समय माना जाता है 2री सदी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईसाई कला। और ईसाई कला को भी हम 3 भागों में अलग अलग, ईसाई कला भी 3 भागों में बंटी हुई है। पहली है बाइजेंटाइन कला, दूसरी है रोमनेस्क कला और तीसरी है गोथिक कला। सीधा प्रश्न पूछा जाता है ईसाई कला का भाग कौन, यानी ईसाई कला का भाग कौन सी कला नहीं मानी जाती है? तो बाइजेंटाइन, रोमनेस्क और गोथिक तो इस ईसाई कला के भाग को माने जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण कला के बारे में। पुनर्जागरण कला बोलो या पुनरुत्थानकालीन कला बोलो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेनेसिज्म, यानी रेनेसा कला। इसके बाद हम पढ़ेंगे चरम पुनरुत्थान
उत्थान, चरम पुनरुत्थान का समय 1500 से लेकर के 1530 का माना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई रेनेसां। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैनरिज्म। इसका समय 1520 से 1560 का माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बारोक कला को। कौन सी कला को पढ़ेंगे? बारोक कला, जिसका समय 1600 से लेकर के 1800 माना जाता है। और लास्ट और अंतिम में हम पढ़ेंगे रोकोको शैली। कौन सी शैली पढ़ेंगे? रोकोको शैली। रोकोको शैली का भी समय माना जाता है 1600 से लेकर के 1800 तक का समय माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे यूरोप की आधुनिक कला के बारे में, यानी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यूरोप के जो आधुनिक कला के जो वाद शुरू होते हैं, वो सबसे पहले शुरू होते हैं नवशास्त्रीय वाद से। सबसे पहले शुरू होते हैं वो कौन से वाद से शुरू होते हैं? वो शुरू होते हैं अपने नवशास्त्रीय वाद। तो सबसे पहला अपना वाद है वो है क्या है? नवशास्त्रीय वाद। नवशास्त्रीय वाद यानी यूरोप की आधुनिक कला में सबसे पहला वाद शुरू होता है नवशास्त्रीय वाद। नवशास्त्रीय वाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू क्लासिकल एरा, जिसका समय माना जाता है 1750 से लेकर के 1830 ईस्वी का इसका समय माना जाता है। और देश की बात करें तो ये जो नवशास्त्रीयवाद है ये फ्रांस में पनपा था, यानी नवशास्त्रीयवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। इसके बाद यानी नवशास्त्रीयवाद के बाद हमारा दूसरा वाद आता है, उसका नाम है रोमांसवाद। कौन सा वाद है? रोमांसवाद। रोमांसवाद कहो चाहे उसे स्वच्छंदतावाद कहो, स्वच्छंदतावाद कहो, रोमांसवाद बोलो चाहे स्वच्छंदतावाद बोलो, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिसिज्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रोमांटिसिज्म। इसका समय माना जाता है 1790 से लेकर के 1860। इसका समय 1790 से 1860 का माना जाता है और स्थान रहता है फ्रांस। यानी रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म, जिसका समय 1790 से 1860 का माना जाता है और देश रहता है कौन सा? फ्रांस। इसके बाद हमारा अगला वाद आता है, उसका नाम है यथार्थवाद। अगला वाद है उसका नाम है यथार्थवाद। यथार्थवाद को इंग्लिश में कहते हैं रियलिज्म। इंग्लिश में कहते हैं इसे रियलिज्म। इसका समय माना जाता है 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी। 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी इसका समय माना जाता है और स्थान रहता है कौन सा? फ्रांस। यानी यथार्थवाद भी या रियलिज्म भी किस देश में पनपा? वो भी फ्रांस में पनपा और समय माना जाता है 1800 से लेकर के 1900 का समय माना जाता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे वाद या छोटी छोटी शैलियां या छोटी छोटी कलाएं पनपी, जिनके अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले आती है हडसन रिवर स्कूल, यानी हडसन रिवर स्कूल, यानी हडसन रिवर स्कूल। इंग्लिश में बोलते हैं हडसन, यानी हडसन रिवर स्कूल। हडसन रिवर स्कूल। हडसन रिवर स्कूल का समय माना जाता है 1820 से लेकर के 1850 ईस्वी। हडसन रिवर स्कूल किस देश में पनपी? हडसन रिवर स्कूल एक कला शैली है, कलाकारों का समूह है। तो ये देश रहा था अपना अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। हडसन रिवर स्कूल की कला है जो अमेरिका देश में पनपा था। कब? 1820 से 1850 के मध्य। हडसन रिवर स्कूल के बाद जो अगली कला है वो है बारबिंजा। कौन सी शैली? बारबिंजा शैली। बारबिंजा बोलो, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बारबिंजा, यानी इंग्लिश में कहते हैं बारबिंजा स्कूल या बारबिंजा शैली। इसका समय रहता है 1840 से लेकर के 1850। 1840 से लेकर के 1850 का समय माना जाता है और स्थान रहता है कौन सा? पेरिस। और पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस में। तो वैसे देश स्थान एग्जिट स्थान पेरिस भी बोल सकते हैं और फ्रांस भी बोल सकते हैं।
बारबिंजा, यानी बारबिंजा है जिसे हम बारबिंजा स्कूल कहते हैं, बारबिंजा स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। 1840 से 1850 का इसका समय माना जाता है और स्थान है वो है पेरिस, फ्रांस। इसके बाद हमारा जो अगला वाद है वो है प्री राफेलाइट, फ्री राफेलाइट ब्रदरहुड, फ्री राफेलाइट ब्रदरहुड, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं प्री राफेलाइट, प्री राफेलाइट, फ्री राफेलाइट, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। इसका समय माना जाता है 1848 से लेकर के 1900 का समय किसका माना जाता है, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का माना जाता है। और प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है ये किस देश में पनपी, ये कला शैली है जो पनपी थी इंग्लैंड में। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है जो इंग्लैंड में पनपी थी। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बाद, यानी हमने देख लिया कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है जो इंग्लैंड में पनपी थी। तो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बाद हमारा अगला वाद आता है, उसे हम कहते हैं प्रभाववाद। क्या कहते हैं, प्रभाववाद। और प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेशनिज्म। क्या कहते हैं, इम्प्रेशनिज्म। प्रभाववाद को कहते हैं इम्प्रेशनिज्म। इसका समय माना जाता है 1870 से लेकर के 1890, यानी प्रभाववाद या इम्प्रेशनिज्म का समय 1870 से लेकर के 1890 का माना जाता है। और प्रभाववाद है ये भी फ्रांस में पनपा था, यानी प्रभाववाद भी फ्रांस में ही पनपा था। प्रभाववाद के बाद जो अगला वाद और अगली जो कला आती है उसे हम कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट यानी क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी हम इसे आर्ट एंड क्राफ्ट ही कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट का समय भी 1884 से लेकर के 1906 का माना जाता है। 1884 से लेकर के 1906 का समय माना जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट, सॉरी आर्ट एंड क्राफ्ट का समय है वो 1880 से लेकर के 1920 का माना जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट का समय 1880 से लेकर के 1920 का माना जाता है। और देश की बात करें तो देश एक तो रहेगा इंग्लैंड और दूसरा रहेगा अमेरिका, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट है ये दो देशों में एक साथ चला, एक तो था इंग्लैंड और दूसरा रहा अमेरिका। इसके बाद हमारा जो अगला वाद है वो आता है नव प्रभाववाद, यानी प्रभाववाद के बाद अपना अगला वाद आता है नव प्रभाववाद। और नव प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। इसका समय मानते हैं 1884 से लेकर के 1906 का, 1884 से लेकर के 1906 का इसका समय माना जाता है। जबकि ये वाद भी फ्रांस देश में ही उत्पन्न हुआ, यानी पनपा था, यानी इस वाद का भी विकास फ्रांस में ही हुआ था। नव प्रभाववाद के बाद अपना जो अगला वाद आता है उसे हम कहते हैं उत्तर प्रभाववाद। अगले वाद का नाम है उत्तर प्रभाववाद। कौन सा वाद, उत्तर प्रभाववाद। उत्तर को इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट और प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रेशन, यानी इम्प्रेशनिज्म। प्रभाव को इंग्लिश में इम्प्रेशन और वाद को कहते हैं निज्म। तो ये हो गया पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का समय रहा था 1890 से लेकर के 1906। 1890 से लेकर के 1906 का समय किसका रहा था, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म यानी उत्तर प्रभाववाद का। जहां प्रभाववाद हुआ, जहां नव प्रभाववाद हुआ, उसी देश में कौन सा वाद हुआ था, उत्तर प्रभाववाद हुआ था।
इसके बाद जो अगला वाद है, उत्तर प्रभाववाद के बाद जो अगला वाद आता है उस वाद का नाम है प्रतीकवाद। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सिंबोलिज्म। इसका समय माना जाता है 1890 से लेकर के 1910। जहां प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद हुआ, उसी देश में कौन सा वाद हुआ? उसी देश में वाद हुआ था प्रतीकवाद। वाद का नाम क्या था? प्रतीकवाद यानी प्रतीकवाद। वाद का नाम क्या रहा था? प्रतीकवाद। इसके बाद जो अगला वाद रहा उस वाद को हम बोलते हैं नाभि कला। कौन सी कला बोलते हैं? ये छोटा सा वाद कलाकारों का समूह है जिसे हम नाभि कला या हम इसे नाभिजम भी बोलते हैं। नाभि कला या नाभिजम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेस नाभिज। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेस नाभिज। समय रहेगा 1890 से लेकर के 1896। 1890 से 1896 का समय रहा था नाभि कला या नाभिजम या लेस नाभिज का। और देश कौन सा रहा? देश रहा फ्रांस। यानी नाभि कला भी कहां पनपी? फ्रांस देश में पनपी थी। अगला वाद यानी नाभि कला के बाद हमारा जो अगला वाद है उस वाद का नाम है आर्ट नूवो। अगला जो वाद है उस वाद का नाम रहेगा आर्ट नूवो। आर्ट नूवो या आर्ट नूवो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट नूवो यानी आर्ट नूवो। आर्ट नूवो इंग्लिश में आर्ट नूवो कहते हैं। और इसे हिंदी में एक नाम और भी दिया जाता है जिसे हम उपनाम भी कह सकते हैं। इसे हम जगेंडा स्टाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? इसे हम जगेंडा स्टाइल भी कह सकते हैं। इसका समय माना जाता है 1890 से लेकर के 1930 का समय किसका माना जाता है? आर्ट नूवो का माना जाता है। स्थान रहा था पेरिस। और पेरिस कहाँ है? पेरिस उसी देश में है, फ्रांस में। हमारा अगला जो वाद है उसे हम कहते हैं फाववाद। उस वाद को हम कहते हैं फाववाद। जैसे आर्ट नूवो को जगेंडा स्टाइल कहते हैं उसी प्रकार से फाववाद को कहा जाता है जंगलवाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोविजम। इंग्लिश में इसे कहते हैं फोविजम। इंग्लिश में इसे फोविजम कहा जाता है। समय माना जाता है 1900 से लेकर के 1910 ईस्वी। और फाववाद या जंगलवाद का जो उद्भव और विकास है वो भी किस देश में हुआ? वो भी अपने फ्रांस में ही हुआ। अगला वाद यानी जर्मन आर्ट नूवो या जगेंडा स्टाइल के बाद हमने जंगलवाद या फाववाद के बाद हम जो अगला वाद देखेंगे उस वाद का नंबर आता है, उसका नाम है जर्मन अभिव्यंजनावाद। जर्मन अभिव्यंजनावाद यानी जर्मन अभिव्यंजनावाद। इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म इसे कहा जाता है। समय रहेगा 1905 से लेकर के 1925 ईस्वी। 1905 से 1925 ईस्वी इसका समय रहा। और नाम में ही सबसे पहले आ रहा है जर्मन अभिव्यंजनावाद। मतलब इस देश का उद्भव या इस वाद का जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था जर्मन या फिर जर्मनी में। इस वाद का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मन अभिव्यंजना के बाद जो अगला वाद आता है उस वाद का नाम है द ब्रिज। कौन सा? द ब्रिज कलाकार मंडल। द ब्रिज कलाकार मंडल। द ब्रिज कलाकार मंडल आ जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाई ब्रिके। डाई ब्रिके या फिर हम इसे द ब्रिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द ब्रिज भी कह सकते हैं।
इसका समय माना जाता है 1905 से लेकर के 1913 ईस्वी का इसका समय माना जाता है। ब्रिज कलाकार मंडल है, ये कहां पनपा? ये पनपा था अपने ड्रेसडेन में। किस देश में? ड्रेसडेन में पनपा था। इसके अलावा द ब्रिज कलाकार मंडल के बाद अगला वाद हम पढ़ने वाले हैं, या जो अगला वाद आता है उसका नाम है घनवाद, और घनवाद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिज्म। घनवाद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिज्म। घनवाद की स्थापना या शुरुआत हुई थी 1907 में, और कहां हुई थी? इसकी शुरुआत भी हुई थी फ्रांस। इसके बाद अगला जो वाद है उस वाद का नाम रहेगा द ब्लू राइडर मंडल। द ब्लू राइडर मंडल, द ब्लू राइडर मंडल। अगले वाद का नाम रहेगा ब्लू राइडर मंडल, और ब्लू राइडर मंडल है वो 1912 से 1914 ईस्वी के मध्य पनपा। 1912 से 1914 के मध्य पनपा। और कहां पनपा? ये पनपा था म्यूनिख में। और म्यूनिख कहां है? म्यूनिख है रूस में। म्यूनिख कहां है? म्यूनिख है वर्तमान में रूस में। म्यूनिख है रूस में। इसके बाद अगला जो वाद आता है उस वाद का नाम है द ब्लू फोर। क्या नाम है? द ब्लू फोर। इस वाद का नाम है ब्लू फोर, और इस वाद की शुरुआत हुई थी 1914, और स्थान भी वो ही रहा था म्यूनिख रूस। और अपना अगला वाद, इसके बाद हम जो अगला वाद पढ़ने वाले हैं उस वाद का नाम है भविष्यवाद। उस वाद का नाम कौन सा वाद है? उस वाद का नाम है भविष्यवाद। भविष्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचरिज्म। भविष्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचरिज्म। समय माना जाता है 1910 से 1915 ईस्वी। 1910 से 1915 का 15 ईस्वी का समय किसका माना जाता है? भविष्यवाद का माना जाता है। बात करते हैं स्थान की, तो ये जो वाद है ये इटली में पनपा, यानी भविष्यवाद है जो इटली में पनपा था। भविष्यवाद के बाद जो अगला वाद है उसका नाम है सुरीलवाद। उस वाद का नाम क्या है? सुरीलवाद। और इंग्लिश में इस वाद को कहते हैं ऑर्फीसिज्म। इंग्लिश में इस वाद को कहते हैं ऑर्फीसिज्म। समय माना जाता है 1910 से लेकर के 1913 ईस्वी, और स्थान माना जाता है पेरिस। स्थान माना जाता है पेरिस। स्थान माना जाता है पेरिस। इसके बाद अगला वाद, यानी सुरीलवाद के बाद जो अगला वाद आता है उस वाद का नाम है किरणवाद, और किरणवाद को इंग्लिश में कहते हैं रेनिज्म। क्या कहा जाता है? रेनिज्म कहा जाता है। समय रहा 1910 से लेकर के 1920 ईस्वी। 1910 से लेकर के 1920 ईस्वी का रहा था समय, और स्थान रहा था रूस। और रूस का भी कौन सा? रूस का भी एक पर्टिकुलर स्थान रहा था जिसका नाम था पिट्सबर्ग। जिसका नाम रहा था पिट्सबर्ग, यानी स्थान का नाम क्या था? स्थान का नाम था पिट्सबर्ग। इसके बाद किरणवाद के बाद जो अगला वाद है वो है नवलचिलवाद। कौन सा? नवलचिलवाद। कौन सा वाद रहा था? नवलचिलवाद रहा था। समय रहा था 1910 से लेकर के 1930 ईस्वी, यानी नवलचिलवाद का समय रहा था 1910 से लेकर के 1930। स्थान रहा था डच, और डच कहां है? डच है नीदरलैंड में। डच कहां है? नीदरलैंड में। और जो नव लचिलवाद है इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोप्लास्टिसिज्म। इंग्लिश में कहते हैं नियोप्लास्टिसिज्म। अगला जो वाद है, अगला जो वाद है यानी नवलचिल के बाद जो अगला वाद है उस वाद का नाम है आत्म तत्वीयवाद। कौन सा वाद? आत्म तत्वीयवाद। और आत्म तत्वीयवाद को इंग्लिश में कहते हैं
मेटाफिजिकल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल। आत्म तत्ववाद को इंग्लिश में कहते हैं मेटाफिजिकल। समय रहा था 1911 से लेकर के 1920 ईस्वी और स्थान रहा था जर्मनी। कौन सा स्थान रहा था? जर्मनी। आत्म तत्ववाद। और आत्म तत्ववाद के बाद जो अगला वाद आता है उस वाद का नाम है सर्वोच्चवाद। कौन सा वाद है? सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद को इंग्लिश में कहते हैं सुपरमेटिज्म। क्या कहा जाता है? सुपरमेटिज्म। सर्वोच्चवाद को इंग्लिश में कहा जाता है सुपरमेटिज्म। और समय रहा था 1913 से लेकर के 1915। 1913 से लेकर के 1913 ही माना जाता है और 1915 भी माना जाता है। स्थान रहा था मॉस्को। स्थान रहा था इसका कौन सा? मॉस्को। और मॉस्को कहां है? रूस में। स्थान कौन सा है? मॉस्को। और मॉस्को कहां है? रूस में। सर्वोच्चवाद के बाद जो अगला वाद है उसका नाम है भंवरवाद। क्या नाम है? भंवरवाद। भंवरवाद को इंग्लिश में कहते हैं वोटिसिज्म। भंवरवाद को इंग्लिश में कहते हैं वोटिसिज्म। समय रहा था 1913 से लेकर के 1915 और स्थान रहा था लंदन। स्थान रहा था लंदन। यानी लंदन में कौन सा वाद था? भंवरवाद। और भंवरवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोटिसिज्म कहा जाता है। इसके बाद जो अपना अगला वाद है, यानी भंवरवाद के बाद जो अगला वाद है उस वाद का नाम है रचनावाद। भंवरवाद के बाद जो अगला वाद है उसका नाम है रचनावाद। और रचनावाद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। 1913 से लेकर के 1933 इसका समय माना जाता है। और स्थान कौन सा माना जाता है? स्थान माना जाता है रूस। किस वाद का? रचनावाद का। अब रचनावाद के बाद अपना जो अगला वाद है उस वाद का नाम है विशुद्धवाद। रचनावाद के बाद हम जो अगला वाद पढ़ेंगे उस वाद का नाम है विशुद्धवाद। और विशुद्धवाद को इंग्लिश में कहते हैं प्योरिज्म। इंग्लिश में कहा जाता है प्योरिज्म। समय माना जाता है 1918 यानी 1918 से लेकर के 1925 ईस्वी। स्थान माना जाता है फ्रांस। स्थान माना जाता है कौन सा? फ्रांस। अगला वाद। विशुद्धवाद के बाद जो अगला वाद है उस वाद का नाम है दादावाद। इस वाद का नाम क्या है? दादावाद। इंग्लिश में कहते हैं दादाइज्म। इंग्लिश में कहा जाता है दादाइज्म। और समय रहा था 1916 से लेकर के 1921। 1916 से लेकर के 1921। और दादावाद का जो स्थान रहा था वो रहा था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका क्या रहा था? स्थान रहा था। तो हमने पढ़ लिया संरचनावाद। संरचनावाद के बाद पढ़ लिया भंवरवाद। भंवरवाद के पढ़ा रचनावाद। रचनावाद के बाद विशुद्धवाद। विशुद्धवाद के बाद हमने देखा दादावाद। और दादावाद के बाद जो अगला वाद आता है उस वाद का नाम है उत्तर अभिव्यंजनावाद। वाद का नाम क्या है? उत्तर अभिव्यंजनावाद। उत्तर अभिव्यंजनावाद। इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट उत्तर को। और अभिव्यंजनावाद को कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है। यानी पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म। उत्तर अभिव्यंजनावाद। समय रहा था 1919 से लेकर के 1930। 1919 से लेकर के 1930। और उत्तर अभिव्यंजनावाद भी उसी देश में रहा जिस देश में कौन सा वाद रहा? जर्मन अभिव्यंजनावाद रहा। तो स्थान कौन सा रहा था? जर्मनी। इसके बाद जो अगला स्कूल या अगली जो शैली आती है उसका नाम है बाहोस स्कूल। क्या नाम आता है? बाहोस स्कूल। इंग्लिश में कहते हैं बाहोस को बाहोस ही कहते हैं। बाहोस स्कूल। बाहोस स्कूल इसे कहा जाता है।
समय माना जाता है 1919 से लेकर के 1940। 1919 से लेकर के 1940 का समय माना जाता है और स्थान भी बाहोस स्कूल का रहा था, जर्मनी। बाहोस स्कूल के बाद जो अगला वाद रहा, उस वाद का नाम आता है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सररियलिज्म। सररियलिज्म, सररियलिज्म कहा जाता है। समय रहा 1921 से लेकर के 1942 और स्थान रहा था कौन सा, फ्रांस। और फ्रांस में भी कौन सा स्थान रहा था, पेरिस। पूरे फ्रांस में नहीं था, ये पेरिस में रहा था। कौन सा वाद, अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद के बाद हम पढ़ेंगे डे स्टाइल। कौन सी स्टाइल, डे स्टाइल आ जाता है। कौन सा वाद आ जाता है, डे स्टाइल आ जाता है। और डे स्टाइल का समय 1940 से लेकर के 1960 का माना जाता है। 1940 से लेकर के 1960 का माना जाता है और स्थान वही रहता है, फ्रांस। स्थान रहता है फ्रांस। इसके बाद देखते हैं, अगला आता है वस्तु निरपेक्षवाद। वस्तु निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्षवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट, नॉन फिगरेटिव, नॉन फिगरेटिव एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म यानी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोलो, एब्स्ट्रैक्ट बोलो या नॉन फिगरेटिव एक्सप्रेशनिज्म बोलो, जिसे हम वस्तु निरपेक्षवाद कहा जाता है। वस्तु निरपेक्षवाद या एब्स्ट्रैक्ट यानी नॉन फिगरेटिव आर्ट भी या नॉन फिगरेटिव एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। समय माना जाता है 1940 से लेकर के 1960। समय 1940 से 1960 और स्थान रहा अमेरिका। यानी नॉन फिगरेटिव आर्ट या वस्तु निरपेक्षवाद है, इसका समय रहा था कौन सा, 1940 से 1960 और स्थान रहा था अमेरिका। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओप आर्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओप आर्ट। कौन सी कला को, ओप आर्ट। ओप का मतलब होता है ऑप्टिकल आर्ट। ओप का मतलब होता है ऑप्टिकल आर्ट। समय माना जाता है 1950 से लेकर के 1970 और स्थान माना जाता है यूरोप और अमेरिका। यूरोप और अमेरिका दोनों जगह इसका स्थान माना जाता है। इसके बाद जो अगला वाद, जो और अंतिम वाद हम जिसे कह सकते हैं, जिसका नाम है पॉप आर्ट। क्या नाम है, पॉप आर्ट। हम इसे इंग्लिश में भी कहते हैं पॉप आर्ट। पॉप का मतलब होता है पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट, जिसका समय माना जाता है 1950 से लेकर के 1970 ईस्वी और इसका स्थान माना जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका किसका स्थान माना जाता है, इस ओप आर्ट का स्थान माना जाता है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए कौन से वाद है, यूरोप के आधुनिक वादों को भी एक बार देख लिया। एक बार फिर से हम यूरोप के आधुनिक वादों को सरसरी नजर से देख लेते हैं। यूरोप के जो आधुनिक वाद हैं वो शुरू होते हैं कहां से, नवशास्त्रीय वाद से। वो शुरू होते हैं नवशास्त्रीय वाद से। तो सबसे पहले हम देखा कौन सा वाद, नवशास्त्रीय वाद। समय रहा था 1750 से 1830, स्थान रहा था फ्रांस। इसके बाद अगला वाद आता है रोमांसवाद, जिसे हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। समय माना जाता है 1790 से 1860 और स्थान माना जाता है वो ही फ्रांस। इसके बाद हमारा अगला वाद आता है यथार्थवाद, जिसे हम इंग्लिश में रियलिज्म भी कहते हैं और समय 1800 से 1900 ईस्वी का माना जाता है और स्थान माना जाता है फ्रांस। इसके बाद अगला वाद आता है
अगला वाद तो क्या, ये एक शैली है जिसका नाम है हडसन रिवर स्कूल, यानी हडसन नदी के किनारे बैठकर चित्रकार जो चित्रकारिता करते थे उनको नाम दे दिया गया हडसन रिवर स्कूल। इसका समय रहा था 1820 से लेकर के 1850। देश रहा था अमेरिका, यानी हडसन रिवर स्कूल किस देश में पनपी, ये शैली पनपी थी अमेरिका। अगली शैली आती है बारबिंजा स्कूल या बारबिंजा स्टाइल, जिसका समय 1840 से 1850 माना जाता है और स्थान माना जाता है पेरिस फ्रांस। इसके बाद अगला जो वाद आता है वो है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। अगला जो वाद आता है वो है प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। तो प्री राफेलाइट ब्रदरहुड है, इसका समय 1848 से माना जाता है। 1848 से लेकर के 1900 तक का इसका समय माना जाता है और स्थान माना जाता है इंग्लैंड। प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के बाद अगला जो वाद आता है उसका नाम है प्रभाववाद, और प्रभाववाद का समय 1870 से 1890 का माना जाता है और स्थान रहा वही देश फ्रांस। प्रभाववाद के बाद हम पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट का समय 1880 से 1920 माना जाता है और स्थान है इंग्लैंड व अमेरिका। आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद पढ़ते हैं नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद को 1884 से 1906 इसका समय माना जाता है और स्थान माना जाता है फ्रांस। नव प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म। नियो इम्प्रेशनिज्म। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रभाववाद, और उत्तर प्रभाववाद को इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। समय 1890 से 1906 का माना जाता है और स्थान है फ्रांस। फिर मानते हैं हम प्रतीकवाद। इसके बाद नंबर आता है प्रतीकवाद का। प्रतीकवाद को इंग्लिश में सिंबोलिज्म कहते हैं। समय 1890 से 1910 का माना जाता है और स्थान माना जाता है फ्रांस। अगली जो कला आती है वो है नाभि कला या नाभिजम, यानी नाभि कला या नाभिजम, जिसे हम लेस नाभिज भी कहा जाता है। समय 1890 से 1896 माना जाता है और स्थान माना जाता है फ्रांस। इसके बाद जो अगली कला आती है वो है आर्ट नूवो, यानी आर्ट नूवो क्या है, एक स्कूल है जिसे हम जगेंडा स्टाइल भी कह सकते हैं। समय 1890 से 1930 इसका भी माना जाता है और स्थान माना जाता है पेरिस। इसके बाद है फाववाद। फाववाद बोलो या जंगलवाद बोलो, जिसे अंग्रेजी में फोविज्म कहा जाता है। समय 1900 से 1910 माना जाता है और स्थान माना जाता है फ्रांस। अगला वाद है जर्मन अभिव्यंजनावाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म। समय 1905 से 1925 का माना जाता है और स्थान माना जाता है कौन सा, जर्मनी। इसके बाद अपना अगला जो वाद है उस वाद को कहा जाता है द ब्रिज कलाकार मंडल। अगला वाद है उसका नाम है ब्रिज कलाकार मंडल, जिसे इंग्लिश में डाई ब्रिके या द ब्रिज कहा जाता है और समय 1905 से 1913 का माना जाता है और स्थान माना जाता है ड्रेस्टन। अगला वाद है घनवाद। घनवाद को कहा जाता है क्यूबिज्म, और क्यूबिज्म का समय माना जाता है 1907 से लेकर के 1907 से लेकर के 1907 माना जाता है और समय माना जाता है, स्थान माना जाता है फ्रांस का। इसके बाद अपना जो अगला वाद है, अगले वाद को कहा जाता है द ब्लू राइडर मंडल। ब्लू राइडर मंडल को कहा जाता है, ब्लू राइडर मंडल को हम ब्लू राइडर मंडल ही इंग्लिश में कहते हैं और समय माना जाता है 1912 से 1914। स्थान रहा म्यूनिक, और म्यूनिक कहाँ है, रूस में। इसके बाद अपना अगला वाद आता है द ब्लू फोर। ब्लू फोर का समय माना जाता है 1914 का। इसके बाद हम बात करते हैं भविष्यवाद आता है, और भविष्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचरिज्म। समय 1910 से 1915 माना जाता है और स्थान माना जाता है इटली का। फिर हम पढ़ते हैं सुरीलवाद। सुरीलवाद को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्फिसिज्म, और ऑर्फिसिज्म का समय 1910 से 1913 का माना जाता है और स्थान माना जाता है पेरिस। इसके बाद है किरणवाद। इसके बाद है किरणवाद। किरणवाद का समय 1910 से 1920, स्थान है रूस, और रूस में भी पर्टिकुलर कौन सा स्थान माना जाता है, पिट्सबर्ग माना जाता है।
फिर आ गया नवलचीलवाद। नवलचीलवाद को इंग्लिश में कहते हैं नियोप्लास्टिसिज्म। समय 1910 से 1930 और स्थान माना जाता है डच, और डच कहां है? नीदरलैंड में। इसके बाद है आत्म तत्वीयवाद। आत्म तत्वीयवाद को कहते हैं मेटाफिजिकल। आत्म तत्वीयवाद को कहते हैं मेटाफिजिकल। समय माना जाता है 1911 से 1920 और स्थान कौन सा है? जर्मनी। इसके बाद हमारा अगला वाद आता है सर्वोच्चवाद। सर्वोच्चवाद को इंग्लिश में कहते हैं सुपरमेटिज्म। समय 1913 से 1915, स्थान है मॉस्को, और मॉस्को कहां है? रूस में। इसके बाद अपना अगला वाद है भंवरवाद। भंवरवाद को कहते हैं वोटिसिज्म, और वोटिसिज्म का समय माना जाता है 1913 से 1915 और स्थान रहता है लंदन। इसके बाद अपना अगला वाद आता है रचनावाद। रचनावाद को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का समय माना जाता है 1913 से 1933 और स्थान माना जाता है रूस। अपना अगला वाद है विशुद्धवाद, और विशुद्धवाद को कहते हैं प्योरिज्म, और प्योरिज्म का समय माना जाता है 1918 से 1925 और स्थान माना जाता है फ्रांस। अपना अगला वाद है दादावाद, और दादावाद का समय माना जाता है 1916 से लेकर के 1921 और स्थान माना जाता है स्विट्जरलैंड। अगला वाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर अभिव्यंजनावाद, और उत्तर अभिव्यंजनावाद का समय माना जाता है 1919 से 1930 और स्थान माना जाता है जर्मनी। उत्तर अभिव्यंजनावाद को इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म। पोस्ट एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है। फिर आता है बाउस स्कूल। बाउस स्कूल, बाउस स्कूल का समय 1919 से 1940 माना जाता है और स्थान रहता है जर्मनी। फिर अपना अगला वाद आएगा अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद को इंग्लिश में कहते हैं सररियलिज्म। समय 1921 से 1942, स्थान रहता है फ्रांस, और फ्रांस में भी पर्टिकुलर कौन सा? पेरिस। फिर आता है डे स्टाइल, और डे स्टाइल का समय 1940 से 1960 माना जाता है और इसका स्थान माना जाता है फ्रांस। फिर आता है वस्तु निरपेक्षवाद। वस्तु निरपेक्षवाद बोलो या एब्स्ट्रैक्टवाद बोलो या फिर नॉन फिगरेटिव एक्सप्रेशनिज्म बोलो। नॉन फिगरेटिव एक्सप्रेशनिज्म बोलो। समय रहेगा 1940 से 1960 और स्थान रहेगा अमेरिका। इसके बाद आता है अपना ओप आर्ट। इसके बाद आता है ओप आर्ट। तो ओप आर्ट को कहते हैं ऑप्टिकल आर्ट। समय माना जाता है 1950 से 1970 और स्थान रहता है यूरोप और अमेरिका दोनों देश। इसके बाद अंतिम जो वाद आता है वो है पॉप आर्ट, और पॉप आर्ट को हम पॉपुलर आर्ट भी कहा जाता है। समय रहता है 1950 से 1970 और स्थान रहता है ब्रिटेन और अमेरिका। स्थान रहता है ब्रिटेन और अमेरिका। तो इस वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, बहुत ही ध्यान से देखते हुए पढ़ना है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।